वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, जो क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट। अगर मैं बेटा आपको बताऊं तो आपके पास टोटल अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर है, और उन 118 एलिमेंट्स की अगर मैं आपको कहूं कि 118 एलिमेंट की नाम याद करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसको आसान करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी, और एलिमेंट्स को ऐसे तरीके से अरेंज करने लगे कि उन 118 एलिमेंट्स के बारे में उनका नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद रख पाना ईजी हो जाए। तो उसको क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट। देखो बेटा, जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, अगर वो बुक्स इधर उधर फैली हुई हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी बुक्स कौन सी है। बट अगर आपने लाइब्रेरी देखी है तो लाइब्रेरी में क्या होता है, एक ही तरह की बुक्स एक ही कॉलम में होती हैं। जैसे इंग्लिश की सपोज एक रो में है, मैथ्स की एक रो में है, हमें जौन से ऑथर की चाहिए हम वो ले लेते हैं, तो उसमें बुक्स को अरेंज करते हैं। तो दैट अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स क्या है कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो कि जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनको एक जगह रख दिया, और जो उससे डिसिमिलर एलिमेंट है उनको दूसरी जगह रख दिया, ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी आसान हो जाए। अब देखो, अगर एक सेल्फ है, एक सेल्फ है सारी ही इंग्लिश की बुक है, तो मुझे पता है कि अगर इंग्लिश की बुक चाहिए तो मेरे को यही सेल्फ देखनी है, अगर मुझे मैथ की बुक चाहिए किसी भी ऑथर की तो मुझे यही सेल्फ देखनी है। तो ऐसे अगर एक ग्रुप में सारे सिमिलर एलिमेंट होंगे तो मेरे को पता है कि अगर मुझे एक इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखनी है तो मेरे को सिर्फ इसी ग्रुप में जाना है, वो इसी ग्रुप में होगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच अ वे दैट similar element are placed together while dissimilar element are separate from one another। यानी कि जो सारे जो एक जैसे एलिमेंट थे, जो सिमिलर एलिमेंट थे, उनको इकट्ठे रखा गया, बट जो डिसिमिलर एलिमेंट थे यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग थी उसको क्या रखा गया, सेपरेट रखा गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की वो किसने दी थी, डबर्नियर ने। और उस वक्त टोटल 12 एलिमेंट डिस्कवर थे इन 1817। डबर्नियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। उसने एक ट्रेड दी थी, उसने क्या दिया था, उसका फीचर है ट्रेड दी थी। ट्रेड क्या है, इट इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट, कि 3 एलिमेंट का सेट है। उसने क्या कहा कि अगर वो जो तीनों एलिमेंट है एक पर्टिकुलर ट्रेड में वो कैसे हैं, इन अ इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कि वो एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहा था, इन अ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और उसने क्या कहा कि अगर एक ट्रेड में, लेट्स सपोज इट इज एग्जांपल ऑफ अ वन ट्रेड 1 ऑफ अ अल्कली मेटल जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। एक ट्रेड में 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट्स में जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज होगा। ये डबर्नियर के पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, उसने एलिमेंट को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा कि मिडिल एलिमेंट का मास बाकी दोनों मास के क्या है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर लिथियम का मास 7 है, पोटेशियम का 39 है, तो एवरेज निकालो, 39 + 7 किसके इक्वल हुआ, 46। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, 23। तो सोडियम का मास कितना आया, 23। इसको क्या बोलते हैं, डबर्नियर ट्रेड। डबर्नियर ट्रेड क्या है, द एलिमेंट इन अ ट्रेड मतलब सेट ऑफ अ 3 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की सेम प्रॉपर्टी है। और उसने क्या कहा था, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, कि जो मिडल में एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल है। क्लियर है बेटा। और इसकी जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस क्या थी, उस वक्त 12 एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली डिस्कवर थे, बट उसने 3 ही ट्रेड दी थी। अगर एक ट्रेड में 3 एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, तो 3 ट्रेड में कितने एलिमेंट आएंगे, 9। तो उस वक्त जो डबर्नियर ट्रेड थी वो फेल हो गई, और इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, दैट इज अ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड आया था जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अब देखो वो कैसे होगा,
देखो बेटा, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अ डोबार्नियर ट्रेड। वो क्या है, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स, उसने सिर्फ 3 ही ट्रेड दी थी उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर थे। उस नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या था, न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। अगर आप ऑक्ट देखो तो ऑक्ट क्या है, ऑक्ट मतलब 8, आपको ऑक्टेट रूल बताया था पिछले चैप्टर में। ये न्यूलैंड लॉ ने कब अपना लॉ दिया था, इन 1866। इसने क्या कहा था कि जैसे हमारे पास म्यूजिकल नोट होता है बेटा, म्यूजिकल नोट क्या होता है आपको पता है, इधर देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। दोबारा से सा आ गया। तो ऑक्ट मतलब क्या हुआ, 8। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th नंबर पे दोबारा से क्या आ गया, 100। तो इसने क्या कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे देखो मैंने इधर एलिमेंट्स लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। आपको पता है इनका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मास आपको मैंने लास्ट चैप्टर में लर्न कराए थे। जैसे लिथियम का 7 है, इसका 9 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है और इसका 19 है और इसका 20 है। तो ये एलिमेंट्स को कैसे लिखा मैंने, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। उन्होंने कहा जब इनका मास बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी ऑफ अ 8th एलिमेंट, कि 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आया, कौन सा आया 8वें नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की तरह सेम है। क्यों सेम है, लाइक अ म्यूजिकल नोट की तरह। म्यूजिकल नोट क्या है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वें नंबर पे सा आया दोबारा से, वो पहले की तरह ही है। ऐसे ही क्या हुआ, उसने कहा कि जो 8वें नंबर पे अगर सोडियम आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी लिथियम की तरह सेम है। अगर इससे 8वां नंबर काउंट करें तो वो क्या है, पोटाशियम, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम से सेम। ऐसे अगर बेरिलियम को फर्स्ट मान लेते हो तुम, लेट्स सपोज बेरिलियम को 1 मानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे क्या आया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर हुई, बेरिलियम से, लाइक अ म्यूजिकल नोट। क्योंकि म्यूजिकल नोट क्या है, 8, 8वें नंबर पे भी सा आता है। ऐसे ही इसको उसने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। क्या कह रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर द रेपिटेशन ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ अ ऑक्टेव। और इसने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो 30 के नियर बाय एलिमेंट डिस्कवर थे, और जो ये लॉ एप्लीकेबल था वो एप्लीकेबल कहाँ तक था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। अगर हम कैल्शियम के बाद 21 से एटॉमिक नंबर शुरू करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जो आपने अभी नहीं लिख पढ़े हैं, तो ये वहाँ पर हायर एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा था, कि हायर एलिमेंट पे ये वाला लॉ कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर है, वो एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। तो उसने लिमिटेशन दे दी। वो क्या लिमिटेशन दी, कि ये वाला जो लॉ है ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। तो ये क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। जब मेंडलीव अपने एलिमेंट्स की स्टडी कर रहा था, पीरियोडिक टेबल इसने दिया था, तो उस वक्त 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो जो मेंडलीव था उसने क्या देखा, उसने रिलेशनशिप स्टडी करा कि एटॉमिक मास क्या एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब कैसे फिजिकल रिलेटेड की जाए, जो 63 एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा अगर उस वक्त लाइक सपोज हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जो सारी प्रॉपर्टीज आप बाद में करोगे। उसके बाद उसने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने 2 देखी कि अगर ये एलिमेंट, अगर लेट्स सपोज मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, उसका हाइड्राइड, या फिर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, उसका ऑक्साइड। तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ देखी, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ देखी। अब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्यों देखी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट थे, और जब ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। तो उसने उनके बीच में रिलेशन देखा। क्या किया उसने, उस वक्त अगर 63 एलिमेंट थे तो उसने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए।
63 कार्ड और यू कैन से 63 उसने पेपर लिया, तो हर एक पेपर के ऊपर उसने एलिमेंट की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका एटॉमिक मास सब कुछ लिख के एक पिलर के अराउंड उन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। कैसे? इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब उसने इन 63 एलिमेंट्स को उस पिलर के अराउंड अरेंज कर दिया, तो जब उसने देखा, उसने क्या देखा कि एक एलिमेंट के नीचे वही एलिमेंट आया है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर वाले से सेम है, और उसके नीचे भी क्या देखा कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऊपर वाले से क्या है, सेम। तो वो क्या बन गया, एक रोज बन गई कि अगर इस रो में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, बट उनका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। ये इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद इसने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स को इसने हॉरिजेंटल रोज ऐसे अरेंज करा, जिसको क्या बोलते हैं, पीरियड। और इसने कितने पीरियड दिए, 6 पीरियड दिए। और कुछ एलिमेंट्स को उसने ऐसे लेंथ वाइज, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम में अरेंज करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और इसने कितने ग्रुप दिए थे, 8 ग्रुप दिए थे। और उन 8 ग्रुप में से क्या किया था उसने क्या किया था, वो जो 8 ग्रुप थे, अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 to 8 दिए थे। उसने 0 और 8 को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ए और बी। 0 ग्रुप में उसने सारी क्या रखी थी, नोबल गैसेस रखी थी। और 8 ग्रुप में उसने 3 ट्रेड रखी। 3 ट्रेड मतलब टोटल 9 एलिमेंट रखे। और उन 9 एलिमेंट को, यानी कि जैसे मैंने ए बी सी फर्स्ट सेट हो गया, फिर ई एफ जी नेक्स्ट सेट हो गया, फिर आई जे के नेक्स्ट सेट हो गया। तो एक सेट में 3 एलिमेंट आए, तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 9 एलिमेंट आ गया। तो 0 और 8 को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप को इसने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ए और बी। क्लियर है बेटा? देखो बेटा, मेन पॉइंट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कि उसने जो वो 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा, तो उसकी अरेंजमेंट से एलिमेंट की स्टडी करना, उनके बारे में याद करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ अ एलिमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था, उसने क्या एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करा था, एटॉमिक मास के बेस पे। तीसरा, कुछ एलिमेंट का जो एटॉमिक मास गलत था, जैसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 बता रहे थे, उसने उस गलत एटॉमिक मास को ठीक कर दिया, 9 कर दिया, और उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे अरेंज कर दिया। कहाँ पे उसको अरेंज करा, लिथियम और बोरोन के बीच में प्लेस कर दिया बेरिलियम। जबकि पहले इसको कहाँ प्लेस करा हुआ था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में प्लेस करा हुआ था। क्यों? क्योंकि कार्बन का मास 12 और नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसको यहाँ पे रखा गया था। तो बाद में मेंडलीव ने इसका मास ठीक करके इसको यहाँ पे रख दिया गया, बेरिलियम को लिथियम और बोरोन के बीच में, जो अभी भी यहीं पर है। उसके बाद कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, जिसके लिए पहले तो उसने क्या करा, कुछ स्पेस छोड़ दिया, और जो वहाँ पर स्पेस छोड़ा उसने उस एलिमेंट के आगे वर्ड लिख दिया ईका। ईका का संस्कृत लैंग्वेज में वर्ड होता है बेटा नेक्स्ट, कि कभी इन फ्यूचर एल्यूमिनियम से अगला एलिमेंट कोई ऐसा डिस्कवर हुआ जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की तरह होंगी, तो उसको एल्यूमिनियम के बाद रख दिया जाएगा। तो बाद में जब वो अपनी स्टडी कर रहा था, स्टडी करते करते गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर करे उसने। गैलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की तरह सेम थी, तो उसको एल्यूमिनियम के बाद रख दिया। ऐसे जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की तरह सेम थी, तो उसको सिलिकॉन के बाद रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही वहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ था। उसके बाद
जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे डोबर्नियर और जो न्यूलैंड लॉ था, उसने नोबल गैसेस कौन से बेटा, कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडोन, ये सारी नोबल गैसेज हैं जिनकी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनको अपने पीरियोडिक टेबल में हिस्सा नहीं दिया था। जबकि मेंडलीव ने उनको कहाँ पर दे दिया था, अभी मैंने आपको बताया था, 0 ग्रुप में प्लेस कर दिया था। तो ये मेन पॉइंट थे जो मेंडलीव ने उस वक्त अपने पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर करे थे। इसके बाद क्या है, मेंडलीव की क्या लिमिटेशन, जो कुछ कमियां रह भी गई वो किसने दूर कर दी थी, नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो अभी तक यही चलता आ रहा है। तो अब हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो नेक्स्ट क्या बता, लिमिटेशन ऑफ अ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने हाइड्रोजन की पोजीशन भी बताई थी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो किसकी तरह सेम होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरह होती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन की तरह होती हैं, तो वो इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया था। सेकंड, उसने अनोमलस पेयर का मतलब क्या हो बेटा, अनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आर्गन का मास 39.9 था और पोटाशियम का 39 था। अगर ये एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज कर रहा है, तो आर्गन तो पोटाशियम के बाद आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका मास तो 39.9 है, बट इसने आर्गन को क्या किया, पहले रख दिया। तो ये पेयर जो थे ये गलत थे। ऐसी कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का मास क्या था, 58.93 था, तो इसको निकल के बाद आना चाहिए था, जबकि उसको निकल से पहले रखा हुआ था। तो उसने इस अनोमलस पेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। थर्ड क्या है, उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है बेटा, सबका एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट एक का मास नंबर 1, 2, 3 है। तो इसने सिर्फ इसी के बारे में बताया था, जबकि दूसरे 2 आइसोटोप के बारे में बताया ही नहीं, तो उसने आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी। थर्ड, इसने क्या करा, कुछ सिमिलर एलिमेंट को अलग कर दिया और जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको इकट्ठे रख दिया। जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें, ये तीनों ही मेटल्स हैं, तो इन्होंने इन तीनों को क्या करा, इकट्ठे रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी करें, रिएक्टिविटी अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, इसने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं दिया, मतलब कि जो ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, ये प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट हो रही हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, वो रीज़न इसने नहीं दिया था, जिसको हम कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था हमारे पास, इसी के फर्दर कुछ पॉइंट्स थे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर हमारे पास नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी तक चल रहा है, उसने ये वाले सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था। इसी के साथ साथ बेटा आज का टॉपिक मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होएगा आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।